Hello friends, welcome to the class. My name is Pratham and I am a biology teacher. So मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बायोलॉजी फैक्ट्स में. तो टुडे इज ए लेक्चर नंबर 1.3 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी 5th चैप्टर. सो आज हम इस लेक्चर में 1.3 लेक्चर में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करने वाले हैं. ये बहुत ही आसान से टॉपिक है. जो बच्चा मेरी पिछली क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर रहा है उसके लिए ये टॉपिक तो बिल्कुल ही हलवा है. मतलब बहुत आसान से टॉपिक हैं जो बिल्कुल ऐसे है कि जो पिछले टॉपिक्स हैं ना उसे एकदम हम रिवाइज कर रहे हैं. कुछ ऐसा ही है ये टॉपिक्स. मतलब कि बहुत आसान टॉपिक हैं. आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा. आप अच्छे से क्लास अटेंड कीजिए. जो बच्चे मेरी पिछली क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं वो भी कर लेना, बट पहले आप ये क्लासेस भी अच्छे से अटेंड कर लो, ठीक है. उसके बाद आप जाकर वो क्लासेस भी अटेंड कर लेना ताकि आप अच्छे से आगे समझ पाएँ, ठीक है ना. तो आज जो हम पहले करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस. इसको पहले हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, है ना. कैसे आया ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या है ना. तो जो एनसीईआरटी का पेज नंबर शायद 75 होगा, है ना. वहाँ पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं, ठीक है. तो जो हमारा मेंडल साहब थे उन्होंने ये दिए थे. तो हम पढ़ते हैं कैसे थे ये. ओके बच्चा. तो कहते स्टार्ट करते हैं हम. बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. कहते जो हम जब पहले हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. दिस इज आल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. हमने पिछली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. Today these rules are called principle of law of inheritance, and the first law is law of dominance and the second law is law of segregation. तो इसमें क्या कहा गया है. कहते हमने जो पिछली क्लासेस में भी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया है, और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है हमने पिछली क्लासेस में अच्छे से किया है, और इस क्लास में भी उसी का देखो नाम आ रहा है. बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर, ऑब्जर्वेशन के बेस पर मेंडल ने प्रपोज किए टू जनरल रूल्स, ठीक है. टू जनरल रूल्स उन्होंने क्या किए, प्रपोज्ड किए टू अंडरस्टैंड ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इसी क्रॉस को समझने के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. टुडे दिस रूल, आज हम इन रूल्स को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है. इनको कहते हैं, बट ये दो है ना आगे. तो फर्स्ट तो ये है और सेकंड कौन सा है, सेकंड ये है. कौन सा, फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इन दोनों के बारे में ही आज हमने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. मतलब कि मेंडल साहब ने ये दो लॉज दिए हैं, ठीक है. तो इसे करेंगे. तो एक बच्चा मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी 2, 3, 4 ऐसे लॉज आते हैं ना, तो वो क्यों आते हैं समझो. मतलब कि एक लॉ आया, उसके बाद सेकंड क्यों आया. फर्स्ट में कुछ गलतियां होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि सेकंड में है बट फर्स्ट में नहीं है. मीन्स फर्स्ट में वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है, तभी तो सेकंड आता है ना. अगर सेकंड में नहीं फिर आगे थर्ड आता है. केमिस्ट्री में तो आपने देखा ही होगा, केमिस्ट्री में कितने लॉज आते हैं, है ना, बारी बारी. मतलब कि एक पीरियोडिक टेबल को बनाने में भी कितनी बार कितने साइंटिस्ट ने इतना टाइम लगाया, है ना. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है. मतलब कि फर्स्ट लॉ में कुछ एक्सेप्शंस लगा लो, कुछ थी एक्सेप्शंस, उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. बट आज हम गो थ्रू करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ठीक है. और उसके बाद जो सेकंड आया था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, वो अगली क्लासेस में हम पढ़ लेंगे. तो जो फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, विच इज ऑल्सो सेज दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स. कहते जो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स. कैरेक्टर्स कंट्रोल हैं किससे,
किसके द्वारा? फैक्टर्स के द्वारा। फैक्टर्स करैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो आगे पॉइंट देखो, फिर आपको अच्छे समझाएगा। फैक्टर्स अकर इन पेयर। आप ये 2 पॉइंट को देखो, मैं आपको यहां से समझाता हूं। इन दोनों पॉइंट को देखो, ये क्या है? फैक्टर्स लगा लो। ये किस में है? ये पेयर्स में है। किस में है? ये पेयर्स में है, ठीक है। क्या ये पेयर्स में है। ये फैक्टर्स ये पेयर्स में हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा? ये फैक्टर्स अकर इन पेयर, ये पेयर में पाए जाते हैं। और ये किसे कंट्रोल कर रहे हैं? करैक्टर को। आप आसानी से अब देख के इसे बता सकते हैं मुझे, है ना। आप आसानी से देखकर इसे बता सकते हैं कि ये टॉल है या डॉर्फ है। बता सकते हैं ना? बता सकते हैं ना बच्चा? या फिर आप इसको देखकर भी बता सकते हो ये टॉल है या डॉर्फ है। जब हमें ये पता लग जाता है कि डबल टी आ रहा है और वो कैपिटल है ना। डबल टी आ रहा है और वो कैपिटल है, हम देख के बता सकते हैं कि हाँ ये टॉल है। तो हमने किसी भी चीज़ के फैक्टर को देखकर उसका करैक्टर बता दिया। मीन्स फैक्टर ही करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है। दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट बच्चा, ठीक है। अब हमने कैपिटल टी को देखा, अगर वही हम स्मॉल टी को देखें, है ना, स्मॉल टी को भी देखें तो वो भी बिल्कुल आसान है। हम देखकर ही बता सकते हैं विच इज डॉर्फ, है ना। तो दैट्स वाई करैक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फैक्टर अकर इन पेयर एंड थर्ड वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट point which is also says that in dissimilar pair of factor are one member of the pair dominant, other one is recessive। आपको पता ही है, कहते इन डिसिमिलर पेयर, हमारे पास 2 पेयर हैं लगा लो लाइक दिस। इसी से ही इस फोटो से ही हमें सब कुछ समझ आ रहा है बच्चा। ये हमारे पास क्या है? डिसिमिलर पेयर मतलब कि अलग अलग। एक तो हमारे पास कैपिटल टी है, एक हमारे पास स्मॉल टी है। तो इसमें क्या कहा गया है? तो एक डोमिनेंट एंड अदर वन इज रिसेसिव। हम आसानी से देखकर बता सकते हैं कि एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी हमें कैपिटल टी क्या शो कर रही है? विच इज़ ऑल्सो टॉल, एंड स्मॉल टी विच इज़ ऑल्सो डॉर्फ। ये तो अलग अलग आ गई, है ना। तो इसमें हम अगर देखें तो आंसर में तो ये क्या आ रहा है? आंसर आएगा तो टॉल ही आएगा ना, है ना। कैपिटल टी और स्मॉल टी, आंसर तो इसका टॉल ही है। कैपिटल टी हो चाहे स्मॉल टी हो, है ना, दोनों इकट्ठे हों, हम कह सकते हैं कि क्या है? टॉल है। क्या है बच्चा? टॉल है ना। और अगर स्मॉल टी हो हम कह सकते हैं डॉर्फ है। बट वो होमोजीनियस आ गया। बट हम इसमें क्या बात कर रहे हैं? डिसिमिलर फैक्टर, जो कि सिमिलर नहीं है, सिमिलर है ही नहीं। सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट, उसमें जो मेंबर होगा वो होगा डोमिनेंट, जिसका प्रभाव पड़ रहा होगा। लाइक यहाँ पर ये टी और टी, बड़ी टी का प्रभाव पड़ रहा है ज़्यादा, तभी तो वो टॉल है ना। और इन अनदर केस स्मॉल टी विच इज ऑल्सो रिसेसिव, है ना। अदर जिसका प्रभाव कम पड़ रहा है वो रिसेसिव है। वो कौन है? वो है स्मॉल टी। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, तो आगे वाली जो लाइंस हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक बस 3 पॉइंट पढ़ लिए और ये तो पढ़ते ही, बट क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसे पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या कहा गया है? कहते द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशंस ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस in the F1 and the expression of both in the F2, and it also explain the proportion of 3:1 obtained at the F2। क्या कहा गया है? कहते जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, हम लॉ ऑफ डोमिनेंस ही कर रहे हैं ना अब, ये यूज होता है टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। एक्सप्रेशन है ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर किस में होता है? इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन विच इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किस में होता है? F1 जनरेशन में होता है। इन द F1 जनरेशन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2,
है ना, मतलब कि ये होता है F1 में, इसका एक्सप्रेशन दोनों में जाता है, F2 में भी F1 में भी। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन इन द प्रोपोर्शनल ऑफ, ये रेशो भी आती है, हमने पिछली क्लासेस में की है ये रेशो कैसे आती है, क्यों आती है ना। बट मैंने क्या कहा है, इसमें आपका रिवाइज भी करवाऊंगा मैं, सो दैट्स वाई मैं आपको इस पिक से आपको समझा देता हूँ। बट अगर कोई बच्चा मेरी पिछली क्लासेस को लगा के आया तो उसे ये ज़रूरत नहीं है समझने की, क्योंकि उसे सब कुछ पता ही होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पेरेंटल जनरेशन। क्या है बच्चा, पेरेंटल जनरेशन विच इज़ ऑल्सो दिस, ठीक है। उससे F1 जनरेशन बनी है। लाइक ये टी कैपिटल टी पेयर है और ये स्मॉल टी का पेयर है, ठीक है। इसमें से गैमेट्स लिए, ये लिए टी और टी, ठीक है। ये आया यहाँ से, ये आया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, मल्टीप्लिकेशन से क्या बना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। बट आंसर क्या होगा, ये बना गया है, ये बना टॉल ही है ना। अभी हम पढ़ के आए हैं, पीछे हमारी एक स्लाइड आई थी डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में, है ना। तो ये क्या होगा, वन कैरेक्टर इज सिमिलर, ये वाला पॉइंट भी हम अच्छे से फिर से समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव, इससे देख लो, इसमें एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। मीन्स मतलब कि आंसर तो टॉल ही है, बीच में चाहे दो अलग अलग टी अलग अलग है, बट आंसर टॉल ही है, ठीक है। तो एक टी यहाँ से आया, एक टी यहाँ से आया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया ठीक है। और उसके बाद अगर आगे हम देखें यहाँ पर मीटिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पर F1 जनरेशन बनी है, ठीक है। फिर ये गैमेट्स लिए हैं, गैमेट्स लेने के बाद इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है। इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको बाद इस कैपिटल टी को स्मॉल टी को कैपिटल के साथ, फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ, और यहीं पर आके रेशो बनती है बच्चा। यहीं पर आके फिनोटिपिक रेशो क्या बनती है, हमारी फिनोटिपिक रेशो बनती है 3:1। क्या बच्चा, 3:1, 3:1। कैसे बनी, ध्यान से समझो और करो। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रहा टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या, स्मॉल टी। सो दैट्स वाई 3 are tall and one is small, means dwarf. So that's why this is a ratio. हमने पनट स्क्वायर में भी ये रेशो की थी और यहाँ पर भी ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस ही है, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशो देखें, जीनोटिपिक रेशो भी हमने किया है। मींस जीनोटिपिक रेशो कौन सी होती है, जहाँ पर बिल्कुल भी हम होमोजाइगस अलग देखते हैं, हेट्रोजाइगस अलग देखते हैं, कुछ ऐसा ही समझो, ठीक है। लाइक मतलब कि अलग अलग कैरेक्टर्स देखें, मतलब कि जो प्योरली टॉल है तो प्योरली टॉल होगा, जो प्योरली डॉर्फ है वो प्योरली डॉर्फ अलग होगा, और जो बीच में जो ये बना है ये अलग होगा। तो इसकी रेशो होगी 1:2:1, ठीक है। समझ रहे हो ना, दैट्स वेरी सिंपल बच्चा, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। बस आपने ध्यान से सुनना है ना, और बाद में इम्प्लीमेंट भी करना है। इस पर सुनना भी नहीं है, मेरी तो सुन जाओगे, आगे अगर एग्ज़ाम में कैसे करोगे, है ना, आपको लिख कर देखना है कैसे भी मैंने समझाया तो आप कैसे करोगे एग्ज़ाम्स में। क्वेश्चंस भी हम करेंगे बट एंड ऑफ द क्लासेस, एंड ऑफ द चैप्टर, ओके। अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे हम इस चैप्टर के बेस पर। अगर आप कहोगे तो मैं बीच में भी क्लासेस जब हमारी 5 to 6 क्लासेस हो जाएंगी, हमारा हाफ चैप्टर हो जाएगा, तब मैं एक क्वेश्चंस की भी लेक्चर ले लूँगा, क्वेश्चंस भी करवा दूँगा। बट आप अच्छे से पढ़ो, आप जैसे कहोगे वैसे पढ़ाया जाएगा। आप कहोगे क्वेश्चंस करवाओ, आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बट आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया क्या हुआ, पेरेंटल जनरेशन। यहाँ से देखो अब पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में जीनोटिपिक ऑल आर टी और फिनोटिपिक ऑल आर टॉल, ठीक है। और जीनोटाइप ऑल आर दिस, ये वाले टॉल, ये इसमें ये वाले टॉल, ठीक है। उसके बाद F2 जनरेशन में क्या हुआ, F2 जनरेशन में आगे बड़ी बात, उसमें क्या हुआ, ये रेशो आई जीनोटिपिक और फिनोटिपिक। जीनोटिपिक का रेशो 2:1, ठीक है। और टॉल डॉर्फ विद इज ऑल्सो फिनोटिपिक रेशो, दिस इज ऑल्सो नोन एज 3:1,
1। सो दैट्स वेरी सिंपल, यही चीज़ यहाँ पर कही हुई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पढ़ो, आपको अच्छे से और समझ आएगा। क्या आएगा? द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यूज होता है टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन, किसको? टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन होता है टू द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2, F1 भी और F2 भी, समझ गए? It is also explain the proportion of, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं टू द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 obtained at। हम यहाँ से, इन्होंने स्पेशल का है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 3:1 लेकर आए, कैसे लेकर आए हमने अभी पढ़ा, कैसे लेकर आए, है ना? गैमेट्स लिए, गैमेट से क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद मेटिंग करवाई, मेटिंग के बाद मीन्स क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन आई, मेटिंग हुई, उसमें F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन के बाद जो रेशो बनी 3:1 ये बनी। यहाँ ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ इससे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है? तो इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 obtained एट द F2, F2 पर जाकर 3:1 obtained हो जाती है। हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं, ठीक है? हमने शुरुआती में क्या देखा था? हमने शुरुआत में देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमने पेरेंट तो यही लिए थे ना। और एंड में देखो, F2 जनरेशन में देखो क्या बन रहा है, ये देखो एंड में वही बन रहा है ना पेरेंट में। मींस F1 हमने पहले भी पढ़ा है भी, जो पेरेंट्स लेते हैं F1 जनरेशन में तो वैसा कुछ होता ही नहीं, बट वो वाले करैक्टर जो हमारे पेरेंट्स से लिए हैं, मतलब कि पेरेंट्स से आए हैं, वो F2 में आ रहे हैं, है ना? वो हमने पिछली मेंडल्स लॉ में भी किया है ना। सो दैट्स वेरी सिंपल, वही चीज़ यहाँ पर की हुई है, ठीक है? तो ये हमने इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट हम करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है? और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सेग्रीगेशन का मतलब ही क्या होता है? जैसे आपको डोमिनेंट का मतलब तो पता था, क्या था? जिसका प्रभाव ज़्यादा पड़े, और उसी का लॉ बन गया, है ना? लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना? और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस इसीलिए पढ़ा है, जैसे कि हमने पहले देखा ना, एक टी, ये एक कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? बट आंसर दोनों ही टोल। यही लॉ इसे एक्सप्लेन कर रहा है भी, आंसर दोनों ही टोल है। क्यों है भाई? यही चीज़ तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ी है, ठीक है? और यही चीज़ पढ़ी है भी, दोनों वो भी टोल, वो भी टी हैं, वो ये भी टी हैं, बट वो टोल वाला जो है और वो भी टोल वाला है, बट उसमें एक स्मॉल टी है, उसमें दोनों ही टी हैं, बट वो प्योरली है, दिस इज़ अ होमो, बट नेक्स्ट वन इज़ टोल, वन इज़ capital, one is small, this is a hetero. So that's very simple. And next one is law of segregation. So the law of segregation says that this law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2 generation through one of this not seen at the F1 stage. आप पहले इसे समझे बच्चा, ठीक है? ये तो आपका हो ही जाएगा, बट मैं आपको पहले समझाऊं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या। बहुत से बच्चे उलझ जाते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेग्रीगेशन का मतलब क्या है ना? सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट होना, अलग अलग होना, लगा लो, सेपरेट हो गए, डिवाइड होना, सेग्रीगेशन, ठीक है? और उसी को हम समझेंगे अच्छे से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। ये जो लॉ है ना, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील, ये फैक्ट दैट एलील्स के बेस्ड पर है ये लॉ। डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, इसमें कोई ब्लेंडिंग शो नहीं होती। ब्लेंडिंग का मतलब मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, क्योंकि वो शब्द बार बार हमारी क्लास में यूज़ हो रहा था, इसलिए मैंने स्पेशल उसे बताया था। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? दो अगर एक हमारा मतलब कि मिक्सिंग ना होना, इंटरमीडिएटिंग बिटवीन वाली प्लेस पोजीशन आ रहा है ना, लाइक कोई टॉल है और डॉर्फ है, उसे मिक्स होकर टॉल बनेगा या फिर डॉर्फ बनेगा। नॉट दोनों कैरेक्टर नहीं शो होना, मिक्सिंग किसी भी चीज़ की ना होना, दैट्स इज ब्लेंडिंग, ठीक है? तो इसी में यही कहा गया है, फैक्ट दैट एलील डू नॉट, एलील नहीं शो करते ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग नहीं शो करते, दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन, दैट वन ऑफ दिस इज नॉट सीन इन F1 स्टेज।
है ना, रिकवर हो रहा है सच F2 जनरेशन में, बट नॉट सीन इन F1 स्टेज थ्रो द पेरेंट कंटेन टू alleles during the gamete formation. Two alleles during the gamete formation. The factor or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factors, or of course a homozygous parent produce all the gametes that are similar, while a hetero one produce two kind of gametes each having one alleles with equal to proportion. समझो, है ना, मैंने पढ़ तो दिया बट आपको समझाया नहीं, तो आप अच्छे से पहले समझो बच्चा क्या है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट होना। किस में सेपरेट हुआ आप देखो, अब लाइक दो सीड्स लिए, है ना, दो सीड्स लिए विच इज़ ऑल्सो कैपिटल वाई, आप कुछ भी ले सकते हैं, टी ले लो, बट आई चूज़ कैपिटल वाई। नेक्स्ट वन इज स्मॉल वाई, ठीक है। हमने क्या करवाया, पेरेंटल जनरेशन है, अभी हमने ये सारा पिछला किया हुआ है बच्चा, वही चीज़ आ रही है, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन आई क्रॉस इट, मैंने इससे क्रॉस करवाया तो आंसर में क्या आ गया, जैसे कि कैपिटल वाई को मैंने पहले करवाया स्मॉल वाई के साथ, फिर कैपिटल वाई को फिर करवाया स्मॉल वाई के साथ, ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गई। उसके बाद कैपिटल वाई को मैंने करवाया स्मॉल वाई के साथ, फिर कैपिटल वाई को स्मॉल वाई के साथ, तो आंसर में क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। क्यों आ गया, क्योंकि हमने क्रॉस करवाया, दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद ये क्या है, दिस इज अ F1 जनरेशन, ठीक है। तो इसी में से ही हमने लिए ये, ठीक है, क्या, यहाँ से ये, तो दैट्स, अगर हम बात करें इसमें ये कहा गया है येलो सीड और ग्रीन सीड, तो आंसर में क्या आएगा, येलो सीड या ग्रीन सीड, दिस इज ऑल्सो येलो सीड, ये येलो सीड्स के लिए हमने कैपिटल वाई यूज़ किया, सो दैट्स वाई दिस इज अ येलो सीड्स, ओके। तो नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पर चलें, हमने ये सीड्स लिए फिर से, ठीक है, F2 जनरेशन के लिए, तो इसमें आगे क्या होगा, हमने इसे सेपरेट किया है, यहाँ पर हमने इसे फिर से सेपरेट किया है, सेपरेशन हुई है, दैट्स इज ऑल्सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। यही चीज़ हम टॉल और डॉर्फ में भी देख सकते हैं, लाइक दैट्स वेरी सिंपल, मतलब कि हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी हो, एक टॉल कैपिटल टी हो, है ना, लाइक एक स्मॉल टी एक टॉल हो, एक डॉर्फ हो, है ना। पहले तो हमारा वही प्रोसेस F1 जनरेशन आ जाएगी, F1 जनरेशन के बाद जब हम नेक्स्ट चलेंगे, है ना, नेक्स्ट चलने के बाद जब हम उसे सेपरेट करेंगे, ऐसे ही सेपरेट करेंगे, ठीक है, ऐसे ही सेपरेट करेंगे, तो वही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बन जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हम क्या कह सकते हैं, दिस इज़ अ येलो सीड, ये येलो सीड के लिए यूज़ हो रहा है, और अगर यहाँ पर हम देखें तो दिस इज़ ऑल्सो यूज़ इन ग्रीन सीड, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, ग्रीन सीड के लिए, किसके लिए, ग्रीन सीड के लिए। मतलब कि अगर हम इसे डिफरेंट अलग अलग कर दें तो, है ना, बट फिर हमने नेक्स्ट इसका क्या करा, F2 जनरेशन बनाने के लिए हमने इसका फिर से क्रॉस करवाया, फिर से क्रॉस करवाने के बाद ये आया, इसकी रेशो क्या बनेगी, वही रेशो 1:2:1। ये कौन सी रेशो है बच्चा, दिस इज अ जीनोटिपिक रेशो, बट इफ फिनोटिपिक रेशो की बात करिए, वो कौन सी रेशो होगी, आप अब समझ चुके हैं, हमने इतनी बार कर लिया है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ नहीं आ रहा है, वो फिर से क्लास लगाए, ठीक है, और फिर उसे अच्छे से आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, ये क्या है, 3:1। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फिनोटिपिक रेशो तो 3:1, इफ़ आई टॉकिंग अबाउट जीनोटिपिक रेशो सो 1:2:1। बट वाई, ये हमने पहले कर लिया है, अच्छे से समझा है। किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया तो दोबारा से क्लास अटेंड करें, फिर भी समझ नहीं आया फिर आप मुझे कमेंट करें, देन मैं आपको अच्छे से फिर बताऊंगा, ठीक है। तो ये है हमारी आज की क्लास में हमने पढ़ा, ठीक है। यही सारा इसमें लिखा हुआ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, मतलब कि एलील्स लिए हैं, है ना, एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, इसमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो होगी।
यहाँ पर इंटरमीडिएट कोई स्टेज नहीं आएगी, सारी की सारी या तो गोल्स होंगी या फिर राउंड होंगी, या तो येलो होंगी या तो ग्रीन होंगी, है ना। कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होगा, कोई भी कोई भी इंटरमीडिएट पोजीशन नहीं आएगी, ब्लेंडिंग नहीं होगी। एट दैट बोथ द करेक्टर आर रिकवर्ड एज ए सच इन F2 जनरेशन थ्रो वन ऑफ दिस डू नॉट सीन इन F1 स्टेज में कुछ भी शो नहीं होगा, बट F2 जनरेशन में रिकवर होगी वही चीज़। हमने पहले भी चीज़ ये की हुई है। थ्रो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जो पेरेंट कंटेन करते हैं 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमेट की जब फॉर्मेशन होती है। द फैक्टर और एलील्स ऑफ अ पेयर, तो फैक्टर्स जो एलील्स हैं वो उनका पेयर है वो सेग्रीगेट फ्रॉम वन ईच वन अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स, ऑफ कोर्स दैट्स होमोजीनियस पेरेंट। ठीक है, वही चीज़ फैक्टर हैं जो एलील्स ऑफ अ पेयर है वो सेग्रीगेट हो जाता है फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स में से ओनली वन रिसीव होता है गैमेट, और ये कौन सा है, ये होमोजीनियस पेरेंट प्रोड्यूस। आगे जो क्या कहा गया है, होमोजीनियस पेरेंट प्रोड्यूस, जो होमोजीनियस यानी कि सेम पेरेंट करते हैं, प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर वाइल होमोजीनियस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट, वो प्रोड्यूस करते हैं ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर। हमने अभी किया है, होमोजीनियस मीन्स सेम, दैट्स आर सिमिलर, बट हेट्रोजीनियस आर नॉट सेम। ठीक है, ये हैविंग 1 एलील्स आर इक्वल टू प्रोपोर्शनल, मतलब ये डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लाइक इसी से देख लो आप। ठीक है, इसमें आप आसानी से देखकर मुझे बता सकते हैं कि कौन सा होमोजीनियस है कौन सा हेट्रोजीनियस है। ये सेम है, ये क्या है, एक मिनट बचा, अच्छा सा कलर लूँ। हाँ, तो ये क्या है, देखो ये क्या है हमारा, सेम है, दिस इज द होमोजीनियस। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, ये क्या है हमारा हेट्रोजीनियस, नॉट अ सिमिलर, एक एल दूसरी है एक एल दूसरी है। तो यहीं से देखकर हम सब कुछ बता सकते हैं, है ना। अब यहाँ से आप ये भी देखकर बता सकते हैं कौन सा टोल है कौन सा डॉर्फ है। तो हमने इतनी बार ये चीज़ें कर ली हैं, तो आपके लिए तो ये बिल्कुल ही आसान हो गया होगा, है ना। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो आपने भी अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। वैसे तो मैंने पढ़ा दिया, बट आप इसे फिर से पढ़ना, फिर से अगर आपको बहुत से क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, क्योंकि पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आएंगे। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब भी आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस आना लाजमी है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं समझ लो कि आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे। जब आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्वेश्चंस आपको आगे लेकर जाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। वो क्वेश्चंस कोई भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने क्लास टीचर से, कहीं से भी पूछो, बट पूछो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन। बहुत से बच्चों को ऐसे लगता है कि पता नहीं मैम क्या कहेंगी या फिर सर क्या कहेंगे, भी इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये है वो है। कुछ नहीं होता, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन होना तो भी पूछो, क्योंकि आज आप अगर नहीं पूछोगे तो फिर आगे जाकर आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है ना बच्चा। तो कभी भी शर्माना नहीं है, कभी भी, मतलब कि आप अपने क्लास टीचर से नहीं पूछ रहे, आप मुझसे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, बट क्वेश्चंस पूछना बहुत लाजमी है बच्चा, ठीक है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। CBSE नीट कहीं पर भी टेंशन नहीं लेनी, बट आरामदारी से अच्छे से आपने सब कुछ कर जाना है, ठीक है। बट क्लासेस अच्छे से अटेंड करें, रोज़ क्लासेस लगाते रहें। तो आज हमने क्या किया, आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमने पहले भी इसे बहुत अच्छी तरह से समझे हुए हैं, बट आज सिर्फ ऐसे समझो कि रिवीजन होगी एक अच्छे से, ठीक है। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, उसे NCERT बेस्ड किया। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ से भी समझाया, यहाँ से भी, ठीक है। ये मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आप इसकी पिक भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, बहुत ही सिंपल है। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस भी किया, ये दैट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्लास में, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चा, हम करेंगे अपना इसके ही लाइक एक तरह के एक्सेप्शंस लगा लो, वो चीज़ होगी। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद पेज नंबर 76 NCERT का इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस करेंगे, उसके बाद हमारा कोडोमिनेंस होगा, ठीक है। यही शायद हमारे उसके बाद हाँ, इन दोनों करने के बाद हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, वो जो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन करेंगे ना, हमने जो कल किया ना इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पिछली क्लासेस में, सॉरी, तो वो जो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन हमने पिछली क्लासेस से की है, बस बिल्कुल सेम है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में। जिसने 1 जीन कर लिया उसने 2 जीन करना तो बहुत ही आसान है, बस उसमें एक करेक्टर लिया था, इसमें हम 2 करेक्टर्स लेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है। और कल की नेक्स्ट क्लास में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस करेंगे, ठीक है बच्चा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बट मैं नेक्स्ट क्लासेस में भी अगर कुछ रह गया हो तो कंप्लीट करवा दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और दिल लगा कर पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।